Yes, ma'am. So now, operating system provides me various time calls. In our previous class, we have seen what is a system call and how is useful in carrying out basic operations. हम जो भी ऑपरेशन सोच रहे हैं कि हमारा यूजर प्रोसेस कर रहा होगा, इंटरनली वो यूजर प्रोसेस नहीं कर रहा होता इफेक्टिवली, वो यूजर प्रोसेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करता है, पैरामीटर्स पास करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम टू सिस्टम कॉल्स उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है. सो जब मैं प्रोसेस कंट्रोल यानी कि प्रोसेस मैनेजमेंट करती हूँ, तो प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए कौन सी आपकी सिस्टम कॉल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करवाता है. सो बेसिकली प्रोसेस कंट्रोल मतलब क्या हो गया कि आपको प्रोसेसेस को क्रिएट करवाना है, प्रोसेसेस को टर्मिनेट करवाना है, एंड करवाना है, अबॉर्ट करवाना है. एंड मतलब नॉर्मल टर्मिनेशन होगा, अबॉर्ट मतलब एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा. और अगर एबनॉर्मल टर्मिनेशन होता है तो उस प्रोसेस का मेमोरी डंप वगैरह जो है वो क्रिएट किया जाएगा डिस्क पे, ताकि डीबगर्स जो होते हैं वो डीबगर्स उस मेमोरी डंप को एनालाइज कर सकें. सिमिलरली प्रोग्राम को लोड करना मेन मेमोरी के अंदर और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना ये ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम कॉल्स के थ्रू ही होता है. प्रोसेसेस के एट्रीब्यूट्स को देखना, गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट्स या फिर प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स को सेट करना. हम उस दिन प्रोसेस की कुछ एट्रीब्यूट्स को सेट कर रहे थे, याद होगा आपको, ch मोड करके हम अपने प्रोसेसेस की परमिशंस को सेट कर रहे थे. सो बेसिकली मैं जो कमांड लिख रही थी ch मोड, वो एक तरह से एक सिस्टम कॉल थी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम उस सिस्टम कॉल को मेरे बिहाफ पे एग्जीक्यूट कर रहा था और उस पर्टिकुलर फाइल की परमिशंस को चेंज कर रहा था. मैं क्या कर रही थी, मैं सेट प्रोसेस एट्रीब्यूट्स करके अपने प्रोसेस की एट्रीब्यूट्स को चेंज कर रही थी. वेट करना किसी और प्रोसेस के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम तक के लिए या किसी पर्टिकुलर सिग्नल तक के लिए वेट करना, डीबगर वाले काम, लॉक्स वाले काम, ये वाले जो काम जो है बेटा अभी आपको ना लॉकिंग वगैरह अभी समझ में नहीं आएगा. ये वाला सेक्शन आपको पूरा का पूरा तब समझ में आएगा जब हम चैप्टर नंबर 3 to 7, 3, 4, 5, 6, 7 ये हम 5 चैप्टर्स जो है 4 चैप्टर्स कर लेंगे, तो ये वाले आपको सेक्शन जो है वो पूरा अच्छे से समझ में आएगा. Next we have is process का file management. Files management is the most visible part of the operating system क्योंकि यूजर्स के हिसाब से हम फाइल से बहुत ज़्यादा डील करते हैं. तो बेसिकली जब मैं एक फाइल को क्रिएट करने की बात करती हूँ, डिलीट करने की बात करती हूँ, ओपन करती हूँ, क्लोज करती हूँ, रीड करती हूँ, राइट करती हूँ, तो ये सारा काम मुझे लगता है मैं कर रही हूँ, बट इफेक्टिवली इस सारे काम के लिए मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है. सिमिलरली जैसे वहाँ पर हमारे पास था कि गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, सेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, यहाँ पर मेरे पास है गेट एंड सेट फाइल एट्रीब्यूट, गेट फाइल एट्रीब्यूट एंड सेट फाइल एट्रीब्यूट. सिमिलरली डिवाइस मैनेजमेंट के लिए डिवाइसेस कौन से हो सकते हैं, आपके डिवाइसेस आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं और आपके स्टोरेज डिवाइसेस भी हो सकते हैं. सो बेसिकली जब भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, किसी भी प्रोसेस को रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो फर्स्ट टास्क विल बी request that particular device. Once that device is being allotted, use that device, and once the use is done, then release the device. So सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं, उसको यूज करेगी वो प्रोसेस और फिर वो प्रोसेस जो है वो उस डिवाइस को रिलीज कर देगी. रीड राइट करना डिवाइस से या फिर उसको रिपोजिशन करना. अगर आपको एक पर्टिकुलर वो दिया हो किस ट्रैक के प्लेटर के सेक्टर से डेटा को रीड करना है, तो आपको रीड राइट हेड को उस प्रॉपर प्लेस पे रिपोजिशन करना पड़ेगा ताकि वहां से आपका डेटा रीड और राइट किया जा सके. गेट डिवाइस एट्रीब्यूट्स मुझे समझ में आता है, सेट डिवाइस एट्रीब्यूट समझ में आता है. लॉजिकली अटैच और डिटैच डिवाइसेस, ये क्या है, जो बहुत पुराने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे ना, वो बड़े सेफ बनाए हुए थे. तो उसमें ये नहीं था कि कोई भी यूजर आए अपनी फ्लॉपी डाले या अपनी सीडी डाले या अपनी पेन ड्राइव डाले तो फटाफट से उसकी कमांड
उसको जो सारा का सारा डेटा जो है वो एक्सेस हो जाए उस पर्टिकुलर फाइल सिस्टम को। ये चीज याद रखना बेटा। फाइल सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स। पेन ड्राइव में आपकी फाइल्स हैं, आपके पास सीडी में फाइल्स हैं, आपके पास फ्लॉपी में फाइल्स हैं। अगर आप किसी भी इस एक्सटर्नल स्टोरेज को अपने मेन स्टोरेज से कनेक्ट करना चाहते हो, मेन फाइल सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हो, तो मुझे पहले फाइल सिस्टम को अटैच करना पड़ता था। मुझे यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे कमांड डालनी पड़ती, माउंट कमांड होती थी। मैं बताती थी कि ये सारी फाइल्स जो कि पेन ड्राइव में है या सीडी में है या हार्ड डिस्क में या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में, उसको मुझे एक्सेस करना है, इसीलिए मैं ये पर्टिकुलर डिवाइस को माउंट कर रही हूँ। तो माउंट करना और अनमाउंट करना या डिटैच करने वाली भी कमांड्स होती थी। और तो आज के पैरेलल्स में ये चीजें इतनी इफेक्टिव नहीं रह गई है। यूनिक्स भी प्लग एंड प्ले फैसिलिटी देता है। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी क्या होती है कि आपने अपने पेन ड्राइव लगाई और आप अपना डेटा immediately access कर पा रहे हो। So this facility is known as plug and play. नेक्स्ट वी हैव इज इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस की जो सिस्टम कॉल्स होती हैं। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस का मतलब क्या हो गया कि इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए गेट टाइम, यहाँ पर आप देखो गेट टाइम हो गया, सेट टाइम हो गया, गेट सिस्टम डेटा हो गया, गेट सेट सिस्टम डेटा हो गया, गेट द डिटेल्स ऑफ द यूजर हो गया, गेट ओएस वर्जन हो गया, गेट द अमाउंट ऑफ फ्री स्पेस हो गया। जो भी इंफॉर्मेशन आपको अपने सिस्टम से रिट्रीव करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, ओएस के वर्जन से रिलेटेड, फ्री डिस्क स्पेस से रिलेटेड, नंबर ऑफ यूजर से रिलेटेड, यूजर की प्रोसेसेस से रिलेटेड, या लेट्स फॉर एग्जांपल प्रोसेसेस जो चल रही है आपके सिस्टम में उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी आपको इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस के अंदर आपको बहुत सारी सिस्टम कॉल्स मिलती हैं जिनके थ्रू मुझे ओवरऑल सिस्टम की इंफॉर्मेशन पता चलती है। लेट मी कम टू दिस पार्ट ऑल्सो। सो इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में आपको यहाँ से बता रही थी डेट और टाइम की इंफॉर्मेशन, यूजर्स की, करंट यूजर्स की इंफॉर्मेशन, वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ फ्री स्पेस और डिस्क स्पेस विच इज अवेलेबल उसकी इंफॉर्मेशन, मेमोरी डंप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ट्रेसेस जो आपको आपके अगर फॉर एग्जांपल सिस्टम कॉल अगर आपकी एग्जीक्यूट हो रही है तो उसके क्या ट्रेसेस मिल रहे हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सब इंफॉर्मेशन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है। एक दो चीजें मैं और बताना चाहती हूँ। यहाँ पे आपको सारी सिस्टम कॉल्स की एक टेबल दी हुई है। दिस इज द होल टेबल ऑफ द सिस्टम कॉल्स जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। हम यहाँ तक की इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस तक की देख चुके हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन रह गया है। बट इन जनरल आपकी ये जो सिस्टम कॉल्स जो है ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड करी है यहाँ पर। 1 प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन, ये आपकी 5 कैटेगरीज में डिवाइड की है। नीचे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं एक और टेबल के अंदर, फिगर के अंदर। यहाँ पे आपको यूनिक्स और विंडोज में वो सिस्टम कॉल्स किस किस नाम से इंप्लीमेंट हुई है उनका आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोसेस को क्रिएट करना है तो यूनिक्स के केस के अंदर द सिस्टम कॉल इज फोर्क, बट विंडोज के केस के अंदर द सिस्टम कॉल इज क्रिएट प्रोसेस। अगर एक प्रोसेस को आपको क्लोज करवाना है, एंड करवाना है, देन द सिस्टम कॉल इज exit and here it is exit process। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे there are going to be 6 categories। यहाँ पे आपको 6 categories में डिवीजन दिया हुआ है। एग्जांपल्स ऑफ विंडोज एंड यूनिक्स सिस्टम कॉल्स में वही है, प्रोसेस कंट्रोल है, फाइल मैनिपुलेशन है, डिवाइस मैनिपुलेशन है, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस है और कम्युनिकेशन है। एक प्रोटेक्शन वाली कैटेगरी जो है वो एडिशनल यहाँ पर डाल दी है, बट अदरवाइज टॉप 5 कैटेगरीज वही हैं और उनका एग्जाम्पल दिया हुआ है। डॉस में कौन सी है और विंडोज में कौन कौन सी सिस्टम कॉल से आपका वो काम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। नाउ दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल जहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। यहाँ पे आपको ये दिखाया हुआ है कि आप सिंपल जब प्रिंटफ करवा रहे हो तो प्रिंटफ क्या होता है
प्रिंटफ आपका मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है कुछ भी मैसेज। आई होप प्रिंटफ आपको पता होगा, अगर आपने सी नहीं भी कर in C language. Yes, ma'am. yes in C language printf is to print something on the console. so प्रिंट आप कर रहे हो तो आपको लगता है कि आपकी यूजर प्रोग्राम से वो मैसेज जो है वो आपके कंसोल तक जा रहा है, बट इफेक्टिवली ये जो कमांड जो है ये एक स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी के पास जाती है। स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी उसको इंटरप्रेट करती है कि दिस इट इज एन आईओ रिक्वेस्ट, आपकी किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए ये रिक्वेस्ट है। सो दैट रिक्वेस्ट इज पासेस टू द कर्नल मोड और टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो प्रिंटफ है इसको राइट सिस्टम कॉल वाला कोड एग्जीक्यूट करवाता है, और राइट सिस्टम कॉल के अंदर आपका आउटपुट डिवाइस कौन सा लिया जाएगा, इट विल बी मॉनिटर, और आपका डेटा जो है वो प्रिंट होता है एंड द कंट्रोल इज अगेन पास टू द सी प्रोग्राम जहां से कंट्रोल। तो यूजर को ऐसा लगता है कि अगर मैं प्रिंटफ लिख रही हूँ तो बेसिकली मेरी कमांड से वो काम हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप जो भी अपना कमांड दे रहे हो तो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द कमांड्स जो होती हैं दे आर ट्रैप्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज दोज आर प्रिविलेज्ड कमांड, मीनिंग दोज कमांड्स कैन नॉट बी गेट एग्जीक्यूटेड इन द यूजर मोड। फॉर द एग्जीक्यूशन देयर हैज टू बी अ मोड ट्रांसफर फ्रॉम द यूजर मोड टू द कर्नल मोड। ये बात कितने बच्चों को समझ में आती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक आपको एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, MS DOS का एग्जीक्यूशन दिखाया हुआ है। MS DOS जो है वो आपका एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट आई मीन बाय सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS आप मान के चलो जो बहुत पुराने वर्जन हुआ करते थे, CUI टाइप का इंटरफेस हुआ करता था, सिर्फ वो है सिर्फ MS DOS। ठीक है, तो जो MS DOS है वो आपका सिंगल टास्किंग सिस्टम होता है। सिंगल टास्किंग सिस्टम दिखाया कैसे हुआ है, लेट इट बी देयर इज द कर्नल, then there is command interpreter. I hope you understand the word command interpreter, क्योंकि आपका CUI based interface है, आप सिर्फ सिस्टम से इंटरेक्ट कैसे कर सकते हो by entering the commands. And then this is the free memory area, और इस फ्री मेमोरी एरिया में एक ही प्रोसेस आएगी, बाकी अगर जो बच जाता है वो आपका फ्री मेमोरी एरिया हो गया। बट जबकि यूनिक्स जो होता है, यूनिक्स भी आपका एक CUI बेस्ड सिस्टम है। यहाँ पे फ्री BSD लिखा है ना, बेसिकली ये यूनिक्स कर लिया है आपको। तो यूनिक्स भी आपका एक CUI बेस्ड सिस्टम है, but it is not multitasking. Instead of one process, I can have multiple process executing at the same time and present in the free memory. So how is it possible? ऐसे कैसे होता है कि जो यूनिक्स जो है और DOS जो है दोनों के दोनों CUI बेस्ड इंटरफेसेस हैं। देखो CUI का क्या मतलब हुआ, ध्यान से सोचना। CUI का मतलब क्या हो गया कि आपको सिंपल एक प्रॉम्प्ट मिला हुआ है, प्रॉम्प्ट में आप कोई भी कमांड टाइप करके इसको सिर्फ एंटर या हिट कर सकते हो। तो जिस भी कमांड को आपने एंटर किया या जो हिट किया वही कमांड तो आपकी चलेगी। आप 2-3 कमांड, आप जब तक आप कमांड डाल के हिट करके एंटर करोगे और जब तक वो कमांड एग्जीक्यूट हो रही है तब तक आपके पास प्रॉम्प्ट नहीं आएगा, और जैसे ही आपका कमांड फर्स्ट वाली जो कंप्लीट हो जाएगी फिर आपके पास प्रॉम्प्ट आएगा, फिर आप नेक्स्ट कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो एट अ टाइम पे आपकी एक ही कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है। बट यूनिक्स के केस के अंदर यूनिक्स गिव्स मी द फ्लेक्सिबिलिटी टू रन प्रोसेसेस इन बैकग्राउंड मोड ऑल्सो। बैकग्राउंड मोड का क्या मतलब होता है कि आपकी अगर कोई बहुत बड़ी सी प्रोसेस है जो कि नॉट सो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जो कि आप ये कह लो कि बैकग्राउंड में धीरे धीरे भी चलती रहेगी, आपने बहुत बड़ी फाइल है जिसकी आपने सॉर्टिंग करवानी है, ठीक है, तो आपने क्या बोला कि उसको बैकग्राउंड मोड में रन कर दिया। बैकग्राउंड, माय गॉड इस टाइम कौन आ रहा है, बैकग्राउंड मोड में रन करने का मतलब क्या हो गया कि उसको CPU साइकिल, जिसको आपने बैकग्राउंड में रन किया है उसको CPU साइकिल सिर्फ तब मिलेंगे जब किसी फोरग्राउंड प्रोसेस को CPU साइकिल की जरूरत नहीं होगी। इट इज द सेम थिंग, अगर किसी फोरग्राउंड प्रोसेस को CPU की रिक्वायरमेंट नहीं है और CPU खाली बैठा हुआ है तो CPU उस टाइम पे बैकग्राउंड प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने में लग जाएगा, और जैसे ही फिर से कोई फोरग्राउंड प्रोसेस आ जाएगी तो बैकग्राउंड प्रोसेस को छोड़ेगा और फिर से आप कहाँ पे आ जाएगा, फोरग्राउंड प्रोसेस को रन करके लग जाएगा। सो बेसिकली द पॉइंट हियर टू इज से हियर इज कि यूनिक्स आपको
फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों तरह से प्रोसेसेस को रन करने में हेल्प करता है। कुछ प्रोसेसेस तो आपके फोरग्राउंड में चल रही होती है जो फ्रंट रनर्स होती हैं, और इसके अलावा कुछ स्लो प्रोसेसेस होती हैं या नॉट सो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं, उनको बैकग्राउंड में भी रन किया जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, यू विल सी, और आप मुझे देख के बताएंगे कि यूनिक्स केस के अंदर प्रोसेसेस बैकग्राउंड में कैसे रन की जाती हैं, प्रोसेसेस बैकग्राउंड में कैसे रन की जाती हैं। बट ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो बहुत क्लियरली, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। यूनिक्स इज मल्टीटास्किंग, MS DOS इज सिंगल टास्किंग। MS DOS में एट अ टाइम आप एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते थे। कभी आपने ये देखा था कि आपकी ये सारी फ्री मेमोरी थी और उसके अंदर एक प्रोसेस आप लेके आए थे, बाकी की सारी मेमोरी अभी भी फ्री पड़ी हुई है। जबकि यूनिक्स के अंदर आपकी जितनी भी फ्री मेमोरी थी उसके अंदर आप 1, 2, 3, 4 जितने भी प्रोसेसेस को लोड करना चाहते हो वो लोड हो सकती हैं। उनमें से एक प्रोसेस आपके बैकग्राउंड, उनमें से एक प्रोसेस आपके फोरग्राउंड की होगी, बाकी के प्रोसेसेस जितनी भी आप बैकग्राउंड में चलाना चाहते हो बैकग्राउंड में चला सकते हो। अब आप मुझे ये देख के बताओगे कि बैकग्राउंड में प्रोसेसेस को कैसे रन किया जाता है। दिस इज योर स्मॉल होमवर्क, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट में आपको बता चुकी थी, डिवाइस मैनेजमेंट में बता चुकी थी, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस पे आ जाते हैं। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस भी मैं आपको बता चुकी थी। द नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसेस। सो देयर आर बेसिकली टू मॉडल्स ऑफ प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। देयर आर टू मॉडल्स ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। द फर्स्ट वे इज मैसेज पासिंग, the first mode is message passing, and the second mode is your shared memory model. The second model is your memory model. Message passing हमने डिस्कस किया था। Message passing is a mechanism in which the two processes are on different systems and they are needed to directly or indirectly कम्युनिकेट विद ईच अदर। डायरेक्टली जो है वो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू द मेल बॉक्सेस। सो बिफोर द मैसेज पासिंग कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस, द टू प्रोसेसेस need to know each other. The name of the two communicator must be known and be another process on the same system or a process on another computer connected to a communication network. आपकी processes जो हैं, जिन दो processes के बीच में communication हो रहा है वो same computer पे भी हो सकती हैं but different computer पे भी हो सकती हैं which are connected via network. लाइन को दोबारा से समझो। The communication can be between the two systems, between the two processes on the same system, or it can be two different processes connected via communication network. Okay, but the two processes need to know each other. Name of the two communicator must be known. और कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे को क्या होना चाहिए, उन दो प्रोसेसेस जिनके बीच में कम्युनिकेशन होना है उनका होस्ट आईडी और उनका प्रोसेस आईडी पता होना चाहिए। सो दो प्रोसेसेस जब भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करती हैं तो उससे पहले होस्ट आईडी और गेट प्रोसेस आईडी सिस्टम कॉल्स हैं, उनके थ्रू वो एक दूसरे को पहचानती हैं। होस्ट बोले तो अभी आप आईपी एड्रेस समझ सकते हैं, आईपी एड्रेस आपको समझ में आता होगा। दो प्रोसेसेस कौन से आईपी एड्रेस पे हैं, कौन से सिस्टम पे हैं और दो प्रोसेसेस का नाम क्या है, प्रोसेस ए बी, प्रोसेस XYZ। तो दो प्रोसेसेस को एक दूसरे के बारे में पता होना पड़ेगा और दो प्रोसेसेस कौन से होस्ट पे हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। जब इतना पता चल जाएगा then the next step is the open and close system calls, जो कि आपके कम्युनिकेशन को ओपन करवाती हैं। ओपन कम्युनिकेशन open connection, and once the connection is open then the communication takes place between the two processes. When the communication is over then the connection is closed between the two processes. Then the connection is closed between the two processes. ठीक है। और जब एक एग्जाम्पल सेंटर जो है रिसीवर को डेटा भेजने की कोशिश करता है तो रिसीवर जब तक एक्सेप्ट
कनेक्शन नहीं करेगा तब तक आपका डेटा ट्रांसफर होना नहीं शुरू होगा। जब तक रिसीवर एक्सेप्ट कनेक्शन नहीं करेगा आपका डेटा होना शुरू नहीं होगा। Then next mechanism for communication is shared memory, and this type of mechanism of exchange of information is used when the two processes are on the same system. वहाँ पर वो सेम भी हो सकती थी और डिफरेंट भी हो सकती थी, बट यहाँ पर दो प्रोसेस हैं अभी उनके बीच में कम्युनिकेशन जो है हो सकता है। तो बेसिकली आपको ये जो शेयर्ड मेमोरी होती है ये आपको अच्छी स्पीड देती है एंड कन्वीनियंस ऑफ कम्युनिकेशन देता है। इट गिव्स यू मोर स्पीड ऑफ डेटा एक्सचेंज एंड it can be used in exchanging information by reading and writing data in shared area. दो प्रोसेसेस के बीच में एक शेयर्ड एरिया रिजर्व किया जाता है और उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाया जाता है। एक इसमें डायग्राम भी था, डायग्राम में तो चैप्टर 3 में आएगा। चलो छोड़ो, अभी छोड़ती हूँ। इन दोनों अप्रोचेस का नहीं अच्छा सा डायग्राम भी है, नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो मैं बताऊंगी, उसको समझाऊंगी अच्छे से। तो जस्ट टू रिपीट माई सेल्फ, दो प्रोसेसेस अगर एक ही सिस्टम पे हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन शेयर्ड मेमोरी के थ्रू भी हो सकता है। तो सबसे पहले एक शेयर्ड मेमोरी को क्रिएट किया जाता है। दिस इज द कॉमन एरिया बिटवीन द टू प्रोसेसेस। एक प्रोसेस उस शेयर्ड मेमोरी एरिया पे लिखता है और दूसरा प्रोसेस उस शेयर्ड मेमोरी एरिया से रीड कर सकता है। एक प्रोसेस शेयर्ड मेमोरी एरिया पे लिखता है और दूसरा प्रोसेस शेयर्ड मेमोरी एरिया से रीड कर सकता है। डन। एंड दिस टाइप ऑफ जो फॉर डेटा एक्सचेंज जो होता है, इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मैसेज पासिंग इज यूजफुल फॉर एक्सचेंजिंग स्मॉलर अमाउंट ऑफ डेटा, जबकि जो आपका शेयर्ड मेमोरी जो होता है इट अलाउज द मैक्सिमम स्पीड एंड कन्वीनियंस ऑफ कम्युनिकेशन। It allows the maximum speed of data transfer and communication and convenience of communication, since it is done at memory transfer speed which takes place within a computer. Protection अभी आप छोड़ सकते हैं, protection अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है just leave it. Next we have is operating system also provides an environment for program development and execution. Operating system provides you an environment for program development and execution. आपको प्रोग्राम को डेवलप करना है, आप डेवलपर हो, आपको बीइंग द डेवलपर ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस तरह के फीचर्स देता है ताकि आप बाकी लोगों के लिए प्रोग्राम्स डेवलप कर सको। ठीक है, सो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कन्वीनियंट एनवायरनमेंट देता है फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। सबसे पहले तो ये आपको फाइल मैनेजमेंट में हेल्प करता है। फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन क्रिएट, डिलीट, प्रिंट, रीनेम, ये सारे काम आप फाइल्स के साथ कर सकते हो, आपका ये सारा काम फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्टेटस इंफॉर्मेशन। स्टेटस मीन्स आपके जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उन डेट से चल रहे हैं, कितने टाइम से चल रहे हैं, कितनी उन्होंने अवेलेबल मेमोरी ले ली है, कितना डिस्प्ले हुआ है, कितने नंबर ऑफ यूजर्स अभी चल रहे हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, क्या उनकी डिबगिंग चल रही है, ये सारी चीजें जो हैं दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी आपके प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उन सबका ये स्टेट इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट इज फाइल्स को मॉडिफाई करने के लिए इट प्रोवाइड यू टेक्स्ट। बहुत सारे जैसे फॉर एग्जाम्पल HTML आपने देखा होगा, HTML का कोड कहाँ लिखा जाता है, टेक्स्ट एडिटर में लिखा जाता है। yes, इसी तरह से बहुत सारे और भी इस तरह से लैंग्वेजेस होती हैं जिनका कोड जो होता है वो टेक्स्ट एडिटर में लिखा जाता है और उस एक्सटेंशन से अगर आप अपने कोड को सेव कर दो और कंपाइलर के थ्रू रन करो तो आपकी फाइल जो है वो रन हो जाएगी।
तो बेसिकली यहाँ पर आपको फाइल मॉडिफिकेशन के लिए टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, स्पेशल कमांड्स आपको दी जाती हैं, जैसे कि आप अपने कंटेंट को सर्च कर सकते हो एंड सो ऑन। सो बेसिकली आप अपने फाइल्स को मॉडिफाई करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे यूटिलिटीज प्रोवाइड करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स यू अबंडेंस ऑफ कंपाइलर्स, असेंबलर, डीबगर्स, इंटरप्रेटर्स फॉर वेरियस टाइप ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ताकि आप अपना काम जो है किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में परफॉर्म कर सको। नेक्स्ट इज वंस योर प्रोग्राम इज असेंबल्ड, अगर आपका एक प्रोग्राम एक बार असेंबल हो गया है या कंपाइल हो गया है, नेक्स्ट इज टू लोड द प्रोग्राम इनटू द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। देखो कंपाइलेशन इज वन थिंग, कंपाइल हो गया, ऑब्जेक्ट कोड बन गया, नाउ द होल ऑब्जेक्ट कोड हैज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में ट्रांसफर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स यूज ऑफ लोडर्स। लोडर्स भी फिर बहुत तरह के हो सकते हैं, इट कैन बी एन एब्सोल्यूट लोडर, इट कैन बी अ रिलोकेटेबल लोडर, इट कैन बी अ लिंकेज एडिटर, ओवरले लोडर्स। तो बहुत सारे तरह के लोडर्स होते हैं जिनको यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी में लेके आता है ताकि उनका एग्जीक्यूशन करवाया जा सके। ये सब लोडर्स वगैरह पढ़े थे आपने सीएसए में, लिंकर, लोडर्स, एटलीस्ट नाम सुने थे या नहीं सुने थे कि ये करते क्या हैं? बेटा बस सिर्फ लोडर से एटलीस्ट नाम तो इतना क्लियर होना चाहिए कि वंस द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड और असेंबल्ड। आई होप इन तीनों टर्म्स को तुम समझते होगे अलग अलग। मैं जब कंपाइल्ड बोलती हूँ, इंटरप्रेटेड बोलती हूँ और असेंबल्ड बोलती हूँ, असेंबली भी समझ में आती है, ठीक है। सो वंस द असेंबलर हैज असेंबल्ड द प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज और द ऑब्जेक्ट कोड, लोडर कम्स टू द पिक्चर। लोडर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल होता है जो कि आपके प्रोग्राम को लोड करता है मेन मेमोरी के अंदर। एंड ऑफ कोर्स द कम्युनिकेशन करवाने के लिए वही दो तरीके जो अभी हमने देखे थे, इट कैन बी थ्रू द शेयर्ड मेमोरी और इट कैन बी थ्रू द मैसेज पासिंग। देन इसके अलावा आपको बहुत सारे बैकग्राउंड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करवाता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में आपको पता है होगा, वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट फॉर्मेटर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की हैं जो कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है ताकि आप अपना एग्जीक्यूशन कर सकें ठीक से। 2.6 परहैप्स इट इज नॉट इन आवर कोर्स। किसी के पास गाइडलाइंस हैं लिखी हुई या मैं खोलूं? Yes, ma'am. It is not in our course. ओके, नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है कोर्स में? 2.7. 2.7 राइट। ओके, 2.7 इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कुछ ना कुछ इस छोटे से सेक्शन में से आया होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे बनाया जाना चाहिए? इट इज अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। सो हाउ इट इज इंजीनियर्ड, इसको कैसे इंजीनियरिंग करके बनाया जाना चाहिए, इसको कैसे क्रिएट किया जाना चाहिए, इसको कैसे डेवलप किया जाना चाहिए। सो द फर्स्ट अप्रोच वाज योर सिंपल स्ट्रक्चर। दैट मीन्स आपका जो पूरा ऑपरेशन, देखो पहली चीज तो याद रखो, इट कैन नॉट बी अ मोनोलिथिक सिस्टम। मोनोलिथिक क्या होता है? एक ही प्रोग्राम, जस्ट वन प्रोग्राम, उसी प्रोग्राम के अंदर ही आपने सब कुछ एम्बेड कर दिया है, ठीक है। उसको आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में, मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड नहीं किया है। other components or modules and so on, so that different type of layouts have come. Simple structure, as the name is suggesting, it was small, simple and limited system, then grew beyond the original scope.
ये ओरिजिनल में जब सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सोचा गया था वो इस तरह के सिस्टम बनाए गए थे, क्योंकि बाद में थोड़े थोड़े पॉपुलर हो गए तो वो और बड़े बन गए। MS DOS छोटा सा बनाया गया था, फिर वो थोड़ा सा और आए थे। They were not modular and they have limited functionality also. They were not modular and they have limited functionality also. For example, Unix का था, डायग्राम को देखते हैं, ये आपका MS DOS का आर्किटेक्चर है। This is MS DOS architecture, right? यहाँ पे MS DOS का आर्किटेक्चर दिखाया हुआ है, which is vulnerable to the errant user. Vulnerable means अगर कोई errant user है तो वो पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी जो थी ना वो वेल सेपरेटेड नहीं थी। The level of functionality which is being divided into different layers, it is not well separated. दूसरी चीज क्या थी? Through the application program, users can directly access to ROM BIOS through the ये वाला एरो दिख रहा है, ये वाला एरो दिख रहा है सबसे लास्ट वाला। सो बेसिकली जो यूजर्स जो थे वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ROM BIOS होता है, BIOS stands for basic output settings होती है, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपके IoTs जो थे उनको भी राइट कर सकता था, which was a serious threat to the operating system. This was a serious functionality flaw. It was a serious vulnerability I can say, क्योंकि एक एप्लीकेशन यूजर, कोई भी यूजर हो सकता है, उसको इतनी पावर गलती से मिल गई थी कि वो अंदर तक के डिवाइस ड्राइवर्स और ROM BIOS को भी अफेक्ट कर सकता था। सो यहाँ पर आपकी जो लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी जो थी वो क्लियरली डिफाइन नहीं थी। मोरओवर this type of system was vulnerable to errant users also. और जबकि मैं यूनिक्स की बात करती हूँ, यूनिक्स के केस के अंदर आपका जो ओवरऑल आर्किटेक्चर जो था वो अच्छा बनाया हुआ था, बट ये बहुत सारी फंक्शनैलिटी जो थी वो एक ही लेयर में डाल दी गई थी। इस आर्किटेक्चर को एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सबसे नीचे आपका हार्डवेयर होता है और उन हार्डवेयर को देखो, हार्डवेयर है टर्मिनल, लिखा हुआ है वर्ड टर्मिनल, डिस्क एंड टेप्स एंड देन फिजिकल मेमोरी, ये सारे आपके हार्डवेयर थे। हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए वी हैव कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स क्या होते हैं? वो भी हमारे हार्डवेयर होते हैं। ड्राइवर्स जो होते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। सो बेसिकली सबसे नीचे मेरे पास एक कंट्रोलर और उस पर डिवाइस था और उसका कंट्रोलर था, तो बेसिकली ये मेरी हार्डवेयर की लेयर थी। हार्डवेयर की लेयर के ऊपर दिस इज अ कर्नल इंटरफेस टू द हार्डवेयर एंड दिस इज द लेयर ऑफ द कर्नल। कर्नल वाली लेयर इतनी बड़ी बना दी गई कि सारा कुछ काम जो था वो कर्नल की लेयर के अंदर डाल दिया। सो ये वाला जो वर्जन जो था ये मॉड्यूलर नहीं था। Too much of the functionality was added at the one layer of kernel. File management, swapping, disk, CPU scheduling, page replacement, ये सारी टर्म्स तुम्हें अभी नहीं समझ में आएंगी, बट अभी के लिए इतना समझ के चलो, बहुत सारी फंक्शनैलिटी जो थी वो आपकी एक ही लेयर के अंदर डाल दी गई थी। नेक्स्ट इज उसके बाद आपका एक सिस्टम कॉल का इंटरफेस होगा जो कि यूजर्स के लिए होगा। यहाँ पर यूजर्स इंटरैक्ट करेंगे थ्रू द शेल। उस दिन भी हमने बात की थी कि आप जिस प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे हो लाइनक्स के लिए वो शेल है, शेल के थ्रू आप कर्नल से इंटरैक्ट करते हो। कर्नल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करवाता है, ठीक है। एंड देन लास्ट में आपके यूजर्स हैं। इस डायग्राम को देखो, अगर इस डायग्राम में जरा सी भी चीज तुम्हें नहीं क्लियर हो रही है तो मुझसे अभी पूछ लीजिए। मैम कर्नल के अंदर थर्ड वाला समझ नहीं आया, सीपीयू शेड्यूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट। बेटा वो कोई नहीं, अभी नहीं समझ में आएगा ना, उसका कोई नहीं, वो तुम्हारा सारा मेमोरी मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। व्हाट्स योर नेम? पल्लवी कुमारी मैम, 37 रोल नंबर। पल्लवी, अगर अभी नहीं भी समझ में आ रहा है देन वेट टिल चैप्टर नंबर 8 एंड 9
वहाँ पर ये चीजें बहुत डिटेल में समझ में आएंगी। बट अगर अभी सिर्फ इतना समझते हो कि प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन, सारा का सारा काम जो था वो एक मोनोलिथिक कोड के अंदर आपका सब कुछ कर्नल के अंदर डाल दिया गया था। रीड दिस लाइन। Almost on one level, this monolithic structure was difficult to implement and maintain. Now, structure जो था maintain. मैम लेयर्ड अप्रोच क्या कहती है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस that are smaller and more appropriately manageable। जैसे हमने देखा था डॉस के अंदर, यूनिक्स के अंदर हमारा एक मोनोलिथिक जैसा कोड था, बट लेटर ऑन क्या डिसाइड किया गया, इतने मोनोलिथिक की बजाय अपने मॉड्यूलर बनाया जाए और मॉड्यूलर में भी लेयर्ड अप्रोच बनाई जाए। लेयर्ड के अंदर सारी की सारी फंक्शनैलिटी जो है वो छोटी छोटी लेयर्स में डाल दी जाए। आपने उसके अंदर OSI रेफरेंस मॉडल पढ़ लिया होगा नेटवर्क में, पढ़ लिया OSI रेफरेंस मॉडल नेटवर्क्स में? बेटा से यस और नो। लेयर्स, क्यों लेयर्स नहीं पढ़ी अभी तक? नो मैम, अभी तो सिर्फ नेटवर्क्स का फंडामेंटली। फंडामेंटल्स में भी क्या पढ़ा है मैम? बेसिक जैसे अभी तो मैम लैन मैन ये सब पढ़ा रही हैं नेटवर्क्स। अभी लेयर्स नहीं शुरू हुई है, लेयर्स वाली बात। नो मैम, नो मैम। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, वो सब नहीं स्टार्ट हुआ। अच्छा चलो ठीक है, लेट मी टेक ऑन। सो बेसिकली दिस इज द लेयर्ड approach for the operating system design, in which the layer 0 is the hardware layer. Layer 0 is the hardware layer और उसके बाद की जो लेयर्स जो हैं वो लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर n जो है वो आपकी यूजर इंटरफेस की लेयर है। This is an abstraction and this type of model provides me information hiding. User, ध्यान से सुनना मैं क्या लाइन बोल रही हूँ। Users need not know implementation details of the inner layer. The user only need to know that what are the services which are being provided by the inner layer. Inner layer कैसे implement कर रही है मुझे ये पता होने की जरूरत नहीं है। आउटर वाली लेयर को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इनर लेयर क्या क्या फैसिलिटीज दे रही है। सो द आउटर लेयर टेक्स द सर्विसेज फ्रॉम द इनर लेयर and inner layer provides the services to the outer layer. outer layer इनर वाली से सर्विसेज लेती है और इनर वाली लेयर आउटर वाली लेयर को सर्विसेज देती है। सो बेसिकली यहाँ पर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज इम्प्लीमेंटेड लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। आपकी जो लेयर लेट्स से लेयर m है वो लेयर m-1 के फंक्शंस को यूज करती है और लेयर m+1 जो है वो लेयर m तक के फंक्शंस को यूज करती है। हर लेयर में हमने कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी को ऐड कर दी है। जो ऊपर वाली लेयर है, जो ऊपर वाली के लिए सारे के सारे फंक्शन किए हुए हैं, वो इन फंक्शंस को यूज कर सकती है। उसको मतलब नहीं है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया हुआ है, बट ओनली द आउटर लेयर कैन यूज द इनर लेयर फंक्शंस। सो द सेट ऑफ रूटीन्स which are implemented in the lower layers can be invoked by the outer layer, can be invoked by the outer layer। clear हो गया? So this was a great advantage। इसकी advantage हमें क्या क्या थी कि आपका it was the simplicity of the construction, first point, and it second is it simplifies debugging and system verification। Why I am saying system verification and debugging? क्योंकि अगर लेयर n में प्रॉब्लम अगर देखो ध्यान से देख के चलो, अगर लेयर 1 को मैंने ठीक कर लिया और लेयर 2 में प्रॉब्लम आ रही है तो आई एम श्योर कि मैंने नीचे वाली लेयर्स को ठीक किया हुआ है, लेयर 2 ठीक, अब लेयर 2 को करेक्ट करना है।
सिमिलरली जिस लेयर में प्रॉब्लम आ रही है उसी लेयर को मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, एज्यूमिंग उसकी जो नीचे वाली जो लेयर्स हैं वो मेरी ठीक काम कर रही हैं। सो आपका बेसिकली जो यहाँ पे जो डीबगिंग वाला जो प्रोसेस जो होता है वो आसान होता है। अ लेयर नीड नॉट टू नो हाउ द ऑपरेशंस आर इम्प्लीमेंटेड, इट ओनली नोज what the layer, the lower layer provides. I'm repeating myself, a layer need not know how the operations are implemented, it only knows what the operations do. Each layer, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, देखो ध्यान से, layer need not, ये लाइन पढ़ो अपने आप, each layer पढ़ो, यहाँ तक पढ़ो सारा, read the whole paragraph. पढ़ लिया? क्रिएशन मिली, पर डिसएडवांटेज क्या हुआ? दो मेजर डिसएडवांटेज हैं इस अप्रोच के। एक डिसएडवांटेज ये है इम्पोर्टेंट, किस लेयर में क्या चीज डिफाइन की जाएगी। अभी अभी मैंने बोला कि आउटर लेयर टेक्स द सर्विसेज ऑफ द इनर लेयर, तो क्या चीज आउटर लेयर में डिफाइन की जाएगी, क्या काम आपका इनर लेयर में डिफाइन किया जाएगा, ये क्रिटिकल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल जो है ये किसको कॉल करेगा, ये डिस्क को कॉल करेगा। डिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल जो है ये लेट्स से आपके किसी और मॉड्यूल को कॉल करेगा। तो जो मेमोरी मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल है इसको ऊपर वाली लेयर पे रखना पड़ेगा, डिस्क मैनेजमेंट वाली जो चीज है उसको लोअर लेयर में रखना पड़ेगा। सो केयरफुल डेफिनेशन ऑफ द लेयर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या चीजें आउटर लेयर में रखी जाएंगी और क्या चीजें इनर लेयर में रखी जाएंगी। दूसरी चीज, when the communication goes from one layer to another layer, each layer adds an overhead to the system call. आपका मान लीजिए 5 लेयर्स हैं, लेयर m, m-1, m-2, m-3 और m-4 और लास्ट की कोर हार्डवेयर की लेयर। So the communication goes from m to m-1 to m-2 and each layer passes the arguments to the lower layer. m ने m-1 को भेजे arguments, m-1 ने m-2 को भेजे arguments, m-2 ने m-3 को भेजे arguments. So this type of overheads in the system call may cause less efficiencies. ये जो आपकी एफिशिएंसीज है इससे रिड्यूस हो जाता है एंड द सिस्टम में टेक अ लॉन्ग टाइम टू रन इन द लेयर्ड आर्किटेक्चर इन कंपैरिजन टू द नॉन लेयर्ड आर्किटेक्चर, इन कंपैरिजन टू द नॉन लेयर्ड आर्किटेक्चर। इज इट ओके और नॉट? यस मैम। ओके, सो जो आपको फर्स्ट विंडोज एनटी बनाया गया था, जो एक बार पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वो आपका लेयर्ड अप्रोच के बेसिस पे बनाया गया था एंड दैट सिस्टम वाज टू स्लो। उसको 1 घंटा तो बूट होने में लगता था और 1 घंटा शट डाउन होने में लग जाता था। दैट सिस्टम वाज डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्ड अप्रोच, सो इसी वजह से वो सिस्टम्स जो थे वो आपके बहुत स्लो थे। देन ये पैराग्राफ पढ़ लो जो हाईलाइट किया हुआ है। थर्सडे वाले स्टूडेंट्स आपके बन गए थे प्रोग्राम C++ के? नो मैम। क्यों? मैम उसमें वो कुछ इंस्टॉल मैम वो टाइप नहीं हो रहा था टर्मिनल पे C++ का प्रोग्राम। क्यों? मैंने तो तुम्हें दिखाया था, मैंने तुम्हें एडिटर भी बोला था, VI एडिटर नहीं यूज करोगे आप, बोला था ना? मैम उसमें कुछ इंस्टॉल वाला आ रहा था तो वो इंस्टॉल वाली कमांड्स लिख के हो गया था। इंस्टॉल वाली कमांड से हो गया था? यस मैम।
Yes. कितने बच्चों Yes, का हो ma'am. गया? Yes, ma'am, हो गया, but command से use की थी. क्या कमांड यूज करनी पड़ी स्पेशल? मैम टच कमांड और G++ कमांड यूज करके किया था. अच्छा, G++ इज ओके, G++ इज नॉट अ प्रॉब्लम, G++ भी यूज कर सकते हो आप. और टच कमांड कुछ नहीं करता, टच कमांड तो सिंपल उस फाइल को क्रिएट कर देता है, एक एम्प्टी फाइल क्रिएट होती है टच से. तो आपने gedit यूज किया था? यस मैम. प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही थी एग्जैक्ट, क्या प्रॉब्लम आ रही थी? कंपाइल नहीं हो रहा था मैम. क्योंकि मैंने तो तुम्हें कंपाइल भी करके दिखाया था, मैंने तुम्हें रन करके भी दिखाया था प्रोग्राम, याद है? मैम मेरे तो यस मैम मेरा तो टर्मिनल पे ये टाइप ही नहीं हो रहा था C++ वाला प्रोग्राम. आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम थी. अदरवाइज जी, ये तुम कौन से टर्मिनल पे टाइप कर रहे थे? वर्चुअल मशीन के टर्मिनल पे? कितने बच्चे वर्चुअल मशीन पे ये वाला काम ट्राई कर रहे थे? तुम चैट में लिखते हो ना, मुझे अपनी स्क्रीन टॉगल करनी पड़ती है. मैम अच्छा, मुझे देखो आइडिया नहीं है, तुम लोग अपनी एरर्स की एक फोटो खींच के भेज देते हो. मेनी टाइम्स मैं सिस्टम पे नहीं बैठी होती, मेनी टाइम्स मैं एरर को गूगल भी नहीं कर सकती. बट द बेस्ट अप्रोच जो तुम्हारे को अभी सीख लोगे तो आगे जॉब में भी आसानी रहेगी. जॉब में तुम्हारा कोई एरर आ रहा होगा तो तुम बार बार जाके किसी को बोलोगे नहीं मेरा ये एरर आ रहा है, एरर देख दो. अगर एरर आ रहा है तो उसको ट्रबल शूट करना सीखो, उसको डीबग करना सीखो. एंड द डीबगिंग ऑप्शन इज उस एरर को कॉपी करो और गूगल करो क्या एरर आ रहा है, और गूगल पे करोगे तो तुम्हें पता चलेगा ऐसे एरर्स बहुत सारे और लोगों को आए होते हैं. स्टैक ओवरफ्लो होता है, कोरा होता है, स्टैक एक्सचेंज होता है. यहाँ पे इस तरह से इन 3-4 साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे अगर आपका कोई एरर आ रहा हो तो उससे एरर से रिलेटेड आपको हेल्प दी होती है कि कैसे आप उस एरर को रिजॉल्व कर सकते हो. अगर एरर्स आ रहे हैं तो उनको रिजॉल्व करना भी खुद ही सीखना पड़ेगा. समझ में आया? जो भी एरर आ रहा है उसको गूगल करो, उसको सर्च करो और उसका जो भी आंसर निकल के आ रहा है उसको अपने सिस्टम पे ट्राई करो. बट द पॉइंट इज हमें वर्चुअल मशीन को भी रेडी करना पड़ेगा. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन मोर देन 15 days हमारा सेशन स्टार्ट हुए सिंस डे 1 मैं वर्चुअल मशीन को रेडी करने या क्रिएट करने की बात कर रही हूँ. नाउ इट इज द 3rd वीक गोइंग ऑन. अगर अभी भी वीएम नहीं क्रिएट होगी सो इस वाली लैब ऑनवर्ड्स तो हम तो अपने प्रैक्टिकल्स क्लासेस शुरू कर देंगे. अभी तक 2 क्लासेस फिर भी एलिमेंट्री थी, यूनिक्स की कमांड्स हो गई, C++ का एनवायरनमेंट हो गया. बट नाउ अब तो मैं अपना वो काम शुरू कर दूंगी जो हमारी लैब एक्सरसाइजेस है. डन? ओके, लेट मी जस्ट स्टॉप इट हियर एंड मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ और कल हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक से.